हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले तो हम लोग कल का क्विकली रिविजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके अलावा नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के सीएम हैं, ये भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोरियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने। और अभी भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया हुआ है। और भारतीय फुटबॉल क्लब मिनर्वा अकादमी, इसने गोथिया कप जीत लिया है। ये जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक का अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के गुजरात में 28 जुलाई को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ होंगे लोकेश एम। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग देखेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ध्यान रखिएगा, आज भी 15 क्वेश्चंस हैं, तो आपको एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है। टॉप 10 तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो 5 वन लाइनर हैं, मतलब कि जो लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको देखेंगे। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है और एंड में हम लोग रिविजन भी करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आज यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो एक बार सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की बधाइयां, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने दोस्तों कारगिल विजय फतह की थी। 1999 में कारगिल, द्रास, इन सब चोटियों पर, 3 चोटियों पर पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और 2 महीनों तक युद्ध चला। लगभग 60 दिन तक युद्ध चला और 60 दिनों के बाद भारत ने वापस से वो कब्जा वहां पर हासिल किया था, ठीक है। तो ये उसी दिवस की याद में मनाया जाता है, यानी कारगिल विजय दिवस। इस युद्ध को जीतने में कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बहुत अहम भूमिका रही थी और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, शेरशाह, ठीक है। शेरशाह नाम की मूवी है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फिलहाल यहाँ कारगिल विजय दिवस के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1999 में ये युद्ध हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक होता है कारगिल विजय दिवस, एक होता है विजय दिवस, ठीक है। तो विजय दिवस मनाया जाता है कब? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को ये किस दिन की याद में मनाया जाता है? 16 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो घुटने के बल बैठ करके आत्मसमर्पण किए थे। और इस प्रकार से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो जाकर के एक नया देश बना, बांग्लादेश, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान की सेना को वहां पर हराया था पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उसको जब हराया वहां पर इतने सैनिक जो हैं वो आत्मसमर्पण किए, फिर वहां पर एक नया देश बनाया गया, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश, ठीक है। तो 16 दिसंबर को याद रखेंगे विजय दिवस, विजय दिवस, और 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस। क्लियर है, याद रहेगा दोनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं जुलाई महीने के, उनका रिवीजन कर लीजिए। 1 जुलाई को 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, कौन कौन से? एक तो नेशनल डॉक्टर्स डे, दूसरा जीएसटी दिवस, तीसरा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसके अलावा 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 6 को विश्व जूनोसिस दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बार। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, और 12 जुलाई को ही नाबार्ड का स्थापना दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला दिवस। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को, 22 को विश्व मस्तिष्क दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इसके अलावा आयकर दिवस मनाया गया 24 जुलाई को, 25 जुलाई को विश्व डाउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया गया, और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। अगला, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने लोगो को एक्स साइन से बदला? ये लोगो नहीं रहेगा, लोगो, लोगो मतलब लोगो, ये तो लोगो को एक्स साइन से बदल दिया गया है ट्विटर के। ट्विटर की जो ब्लू बर्ड थी ना, चिड़िया थी ना, वो चिड़िया उड़ गई है, अब एक्स आ गया है। देखिए पहले ऐसा हो रहता था ट्विटर का लोगो, अब ट्विटर का लोगो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। देखने में तो अभी शुरू में अजीब लग रहा है, पता नहीं इनकी क्या मंशा है इसके पीछे, ठीक है। वैसे भी इनका आइडिया लोग 5-10 साल बाद ही समझ पाते हैं।
फिलहाल $44 बिलियन में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा था। अब इसका लोगो भी चेंज कर दिया गया है। तो ये घोषणा भी हुई है हाल ही में। पहले तो कुछ दिन पहले ये एक ब्लू टिक वाले को लेकर के पेड ब्लू टिक वाला एक लाए थे प्रोग्राम, जिसमें $8 पे करना होता है, ठीक है, वो भी चल रहा है। इसके अलावा अब ये लोगो भी चेंज कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही सीईओ चेंज किए थे। सीईओ बनाए थे लिंडा याकारिनो को। तो ट्विटर की सीईओ हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, ठीक है। कितने में खरीदे थे? $44 बिलियन में खरीदे थे। अच्छा, ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए में, और इसके संस्थापक थे जैक डॉर्सी। ये कंपनी आगे चल करके 2013 में लिस्ट हुई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट काफी बड़ा हाई कोर्ट है। इसके अंतर्गत गोवा का भी कार्य क्षेत्र आता है। तो इसके चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। कौन? देवेंद्र कुमार यहाँ के नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ एक और नियुक्ति हुई है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की, जिसे हम लोग कह सकते हैं अमरावती हाई कोर्ट। तो अमरावती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है। तो दोनों ही नियुक्ति आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, सेंटर अपॉइंट्स न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, यानी 2 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि केंद्र सरकार ने नियुक्त किया। आर्टिकल्स में भी आप देखोगे केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है। तो इसको देख करके ये मत घबराना कि अगली बार से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप केंद्र सरकार लगा दो। नहीं, देखो वहां पर अगर जब क्वेश्चन पूछा जाए तब आप वहां पर राष्ट्रपति बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि राष्ट्रपति जो होता है एक सलाहकार की मात्र के रूप में काम करता है। तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी एक प्रकार से कहें कि एक सलाह पर नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो नियुक्त तो केंद्र सरकार की जो नियुक्ति कमेटी होती है वही लोग करते हैं, ठीक है, जहां भी जिसको भी नियुक्त करना होता है। तो फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर बात करें चीफ जस्टिस की, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है। और आपसे पूछा जाए नियुक्ति कौन करता है, तो आप राष्ट्रपति ही बताएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था 4 और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज किए गए थे, तो उनको भी रिवाइज कर लो। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। तेलंगाना हाईकोर्ट के बनी थे न्यायमूर्ति आलोक आराधे। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति सुभाषिष तारापात्रा। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, ठीक है। और उस दिन मैंने ये भी बताया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो भी अनुच्छेद 217 के तहत। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित, इनका ट्रांसफर अगर करना हो तो आर्टिकल 222 का यानी कि 222 का सहारा लिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? तो ट्रांसजेंडर विवाह पर और लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है रूस ने। अभी हाल ही में रसिया की जो पार्लियामेंट है उसने अनाउंस किया है कि वहां पर ट्रांसजेंडर विवाह, LGBTQ, इन सब पर बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे। तो रूस ने ये किया हुआ है ऐसा। LGBT कम्युनिटी के लिए ये समझ लो एक बहुत बड़ा झटका है वहां पर रूस में। LGBT क्या है? LGBT एक प्रकार से समझ लो कि ट्रांसजेंडर्स का टाइप है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इसमें सब आते हैं, ठीक है। तो इन पर बैन लगा दिया गया। अगला, हाल ही में दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली का पहला RO वाटर ATM अभी दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया हुआ है। ये RO ATM अभी 2 लॉन्च किए गए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द पूरे दिल्ली में ये लॉन्च किए जाएंगे। 500 और लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली का पहला RO वाटर ATM पूछा जाएगा कहाँ पर, तो आप बताएंगे दिल्ली के मायापुरी फेज 2 में। तो ये पहला लगाया गया और जल्द ही ये लगाया जाएगा। RO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जो आपको शुद्ध पानी देता है। वाटर ATM समझिए कि ATM का मतलब थोड़ा सा पैसा आप डालो, कुछ एक निश्चित अमाउंट डालो और आपको वाटर मिलेगा। जैसे आप ATM में जो जनरली ATM यूज करते हो तो उसमें कुछ ATM कार्ड डालते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट करके कैश निकलता है ना। वैसे ATM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को किस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया? जैसा कि अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत
महाराष्ट्र का क्षेत्र तो आता ही आता है, साथ ही साथ गोवा का भी क्षेत्र आता है। ठीक है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि गोवा सरकार को मतलब एक फैसला सुनाया है, एक मामला था लंबित था यहाँ पर, तो गोवा सरकार को एक फैसला सुनाते हुए कहा है, निर्देश दिया है कि वहां का जो महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसको बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करो। बाघ रिजर्व यानी यहाँ पर भी इसको बाघ रिजर्व के रूप में घोषणा की जाएगी। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स गोवा टू नोटिफाई महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नियर बाई एरियाज एज ए टाइगर रिजर्व विद इन 3 मंथ, वो भी 3 महीनों के अंतर्गत। अब देखो टाइगर रिजर्व घोषित करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दोगे तो वो टाइगर्स के लिए एक निश्चित समझ लो कि रिजर्व एरिया हो जाएगा, वहां पर एक प्रकार से उनका संरक्षण हो पाएगा। ठीक है, टाइगर्स का। और इसके लिए सरकार के खिलाफ या कहीं सरकार को निर्देश देने के लिए पीआईएल किसने दायर किया था, गोवा फाउंडेशन ने पीआईएल दायर किया था, जनहित याचिका दायर की थी। वर्तमान में अगर बात करें बाघों की संख्या कितनी है, तो 2023 में अभी गणना हुई थी एक बार, तो उसमें बताया गया था भारत में 3167 बाघ हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो है मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और अगर पूछा जाए एशियाई शेर कहाँ पर है, एशियाई शेर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे गुजरात में है, गुजरात के खास करके गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, टाइगर हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में ही चीते भी लाए गए हैं कुल्लू नेशनल पार्क में, ये भी ध्यान रखिएगा। 76 वर्ष से कम समय में बाघों की आबादी लगभग 92% कम हो गई है, ये भी एक डाटा आया था। अब गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी होती है। गोवा देखोगे भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ पर केवल और केवल 2 ही जिले हैं यहाँ पर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। ठीक है, यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो नेत्रावली, बबलिंग, मायम, अरम्बोल, स्वीट वाटर ये हैं। नेशनल पार्क में अंसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। लोक नृत्य में द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, घोड़े मोदनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है काला क्रेस्टेड बुलबुल। अगला, किस महासागर में डोगसुरी नामक तूफान उठा, तो दोस्तों अभी पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, जो कि अपने पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, वहां पर डोगसुरी नाम का एक तूफान उठा है। खास बात तो ये है कि ये जो तूफान है, ये जो टाइफून है, वहां पर तूफान को टाइफून बोला जाता है, ये जो टाइफून है ये सुपर टाइफून का रूप लेने लग रहा है। अब जब सुपर टाइफून ये बन गया मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और ये फिलीपींस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमूमन उसी साइड बढ़ता है जो आता है, तो ठीक है, उष्णकटिबंधीय तूफान जो भी होता है, ट्रॉपिकल जो भी स्टॉर्म होता है, ये फिलीपींस की तरफ लगभग में बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, वैसे जो समुद्र की जो जलधाराएं हैं या पानी है वो हीट कैसे होता है, जिनकी वजह से मानसून में थोड़ा सा एक कहें कि उसका जो पैटर्न है उसमें बदलाव आता है, जिस वजह से जिसे कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं, अल नीनो इफेक्ट कहते हैं, और ला नीना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको अगर समझना है आपको तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो आपको दी हुई है कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है, उसको जाकर के चैनल पर देखिएगा। आपको उसमें अल नीनो और ला नीना बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और मैप के माध्यम से समझाया गया है डिजिटल बोर्ड पर, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइफून डोगसुरी को की, जो कि एक सुपर टाइफून बन गया है और पैसिफिक ओशियन से ये उठा था। वैसे अगर प्रशांत महासागर में बात करें तो यहीं पर सबसे गहरा बिंदु है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, जो कि है मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच। ठीक है, याद रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक पेश किया, तो गिग वर्कर्स विधेयक या बिल लाने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगेन देखो ये पहला राज्य बन गया है एक अलग तरीके का बिल लाने वाला। राजस्थान गवर्नमेंट टेबल्स कंट्रीज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल। अब ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं पहले इसको समझो। देखो कभी कभी आप सुनते हो ना कि कोई भी कंपनी होती है या कोई इंडस्ट्री होती है, वो कुछ काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करवाती है, मतलब कुछ ऐसे एम्प्लॉय से कुछ काम करवाती है जिससे कि मतलब उनको परमानेंट भी नहीं रखेगी, संविदा जिसे कहते हैं, समझो एक प्रकार से संविदा थोड़ा तब भी प्रोफेशनल हो जाता है। लेकिन ये जो होता है इसमें क्या होता है कि ऐसे कराते हैं
काम की चलो टेम्प्रोरी है, आपको परमानेंट नहीं रखेंगे, काम काम के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर काम की सैलरी देंगे, उसके बाद हटा देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको उनका मुआवजा नहीं मिल पाता है, और चूंकि वो कोई परमानेंट नहीं है इसलिए क्लेम वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई लिखित वगैरह प्रूफ उतना होता नहीं है। तो ऐसे में उनके संरक्षण के लिए गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए ये बिल लाया गया है, और राजस्थान बन गया है ऐसा बिल लाने वाला पहला राज्य। क्लियर। इसके अलावा राजस्थान सरकार एक तो ही था जिसने राइट टू हेल्थ बिल लाया था, यानी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। कि राजस्थान सरकार ने ही न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक भी पास किया है, और ऐसा भी करने वाला ये पहला राज्य है राजस्थान। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 22 लोगों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दिया है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना आप। 22 भू वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे कामकाजी पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, शिक्षाविद हैं। ऐसे टोटल 22 भू वैज्ञानिक हैं जिनको 3 श्रेणियों के तहत 3 कैटेगरीज में सम्मानित किया गया है, ठीक है, और ये खनन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और, इसमें 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है उनको लिख लो, बाकी 20 तो आपको याद नहीं करने की जरूरत है। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को, इनका नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अमीय कुमार सामल को, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। और दिया किसने है? राष्ट्रपति जी ने दिया है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। अगला, जुलाई 2023 में किस देश के बल्लेबाज लाहिरू थिरमानी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों ये हैं श्रीलंका के, और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 13 साल का इनका क्रिकेट का करियर रहा, और 13 साल के बाद देखिए आफ्टर ए 12 ईयर, 12 से 13 साल का इनका करियर रहा लगभग, और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 2010 में ये डेब्यू किए थे इंटरनेशनल मैचेस में, और लास्ट मैच जो है, लास्ट टेस्ट मैच इन्होंने भारत के ही खिलाफ खेला था। 44 टेस्ट मैच टोटल खेल चुके हैं, 127 वनडे और 26 टी20 इंटरनेशनल में खेल करके श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते थे। अब ये तो टॉप 10 क्वेश्चन रहे जिनके आपने डिटेल में देखे एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो वन लाइनर के रूप में ही आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भगवान श्री राम जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। 500 करोड़ की लागत से बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं कौन? तेनजिंग यांगी, इनका नाम आपको याद रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली विमेन आईपीएस ऑफिसर हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी। इसके अलावा 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन को दिया जाएगा, ठीक है। अभी ये फिल्म महोत्सव हुआ नहीं है, लेकिन अभी समझ लो कि अनाउंसमेंट हुआ है, इसलिए ये एक ही क्वेश्चन है, तो आपको वन लाइनर के रूप में ही अभी ध्यान में रखना है। सानिया मिर्जा के बाद किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने यूएस में प्रोफेशनल टाइटल का खिताब जीता? तो इसको जीता है करमन कौर थांडी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। करमन कौर थांडी। इजराइल में किससे संबंधित बिल का विरोध किया गया? तो देखो, इजराइल में ना न्यायिक सुधार से संबंधित एक बिल आया है, इसको लेकर के बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, और हो सकता है इस पर मैं आपको वीडियो भी दूं, ठीक है। एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर जो उनके न्यायाधीश होते हैं, समझ लो जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनका पावर कम कर दिया गया है। जब उनकी पावर कम हो गई है तो लोगों को ये खतरा लग रहा है कि अब तो भाई सरकार जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, कुछ भी कर सकती है। जब न्यायालय में जा ही नहीं सकते, न्यायालय की पावर कम कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसको लेकर के वहां पर विरोध हो रहा है और सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसी को लेकर के ये न्यूज चर्चे में है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट डे के क्वेश्चंस की, ठीक है। अब रिवीजन देखो अभी नहीं कराया जा रहा है क्योंकि 31 मई तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है वन लाइनर वाला, ठीक है। तो अब कुछ दिन के लिए उसको डिले करते हैं और हो सकता है आपको कुछ नया दिया जाए, ठीक है। तो फिलहाल आज लास्ट डे का आंसर देख लो पहले। रूस में भारत के राजदूत हैं पवन कपूर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका 2023 में कर रहा है। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, ऋतु माहेश्वरी उत्तर प्रदेश के किस डिवीजन की कमिश्नर हैं। साथ ही साथ कोरिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, ये भी बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। मिलूंगा दोस्तों अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।